हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके लिए जो टॉप 1000 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है उसकी क्लास नंबर 8 आपके लिए लेकर आए, जिसमें आज हम आपको टॉप 1 लाइनर क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कराने वाले। आज की क्लास आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को कंप्लीट देखिएगा। साथ में पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठे। जो भी पॉइंट हम आपको बताते हुए चले एक्स्ट्रा में, उसे उस पर नोट डाउन करते हुए आपको चलना है। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सकती है यदि आप पेन और कॉपी लेकर बैठते हैं, उस पर सभी चीजों को लिखते हुए चलते हैं, तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम आपको जो पिछली क्लास जो 7 हमारी हुई थी उसमें जो 2 क्वेश्चन हमने आपको दिए थे होमवर्क में, उनका आंसर बताएंगे। और साथ में हमने आपसे बोला हुआ था कि जो दोनों क्वेश्चंस का आंसर राइट देगा उनका नाम भी हम लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बताते कौन कौन से क्वेश्चन दो थे और उनका आंसर क्या था। तब हम आपका नाम बताएंगे जिन्होंने दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ था। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा था कि वह कौन सा तत्व है, वह कौन सा आध्यात्मिक तत्व है जो विद्युत का सुचालक होता है। वह कौन सा आध्यात्मिक तत्व है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो सबसे पहले उसमें जो ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन तो हम लेकर आए नहीं, उसमें ऑप्शन था क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ग्रेफाइट। ये 4-5 ऑप्शन थे। तो उसका जो राइट आंसर था वो आपका ग्रेफाइट था। अब ग्रेफाइट क्यों है, उसका जो राइट आंसर था वो ग्रेफाइट क्यों है। तो देखो, ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है। जो कार्बन है सी, उसका अपर रूप होता है। और कार्बन क्या है मेरा, अधातु। कार्बन जो होती है वो क्या होती है, नॉन मेटल होती है, अधातु तत्व होता है। तो इसलिए ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, और साथ ही साथ ये कार्बन का अपर रूप है। इसलिए यह कैसा है, अधातु है, अधातु तत्व भी है। कैसा है, अधातु तत्व भी है और विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका जो ऑप्शन था वो शायद सी या बी था, वो आपका राइट आंसर था। तो क्या था, ग्रेफाइट। ये विद्युत का सुचालक होता है और कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है, कार्बन के और भी अपर रूप है, जैसे हीरा हुआ, चारकोल हुआ और आपका ग्रेफाइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि कौन सा यानी कि कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक क्या है। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक क्या है। तो उसका जो राइट आंसर था वो आपका सेंट्रियोल था। ऑप्शन नंबर सी था शायद ये, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है ये हमने आपको बताया हुआ है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में बहुत ही अच्छी तरीके से। कोशिका विभाजन कैसे होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर बताया हुआ है। यदि अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी थ्योरी, तो उन्हें जरूर देखा करो, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन खूब लगाते रहना, उससे ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो थ्योरी जरूर देखा करो। तो उसका जो आंसर होगा वो सेंट्रियोल होगा। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चन का आंसर किसने राइट दिया। दोनों क्वेश्चन का आंसर ओनली ओनली 3 स्टूडेंट ने दिया था। सबसे पहले अर्जुन वर्मा, दूसरा रामा राठौर और तीसरा विकास पटेल। यानी 3 लोगों ने सबसे अच्छा आंसर दिया और दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया। शेष कल की क्लास में बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिखाया, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर दिया था, दोनों का नहीं दिया था। तो जिन्होंने दिया है उनको थैंक यू बहुत बहुत, जो आपने आंसर तो दिया, एक का दिया लेकिन दिया है। ठीक है, आज भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे, उनका आंसर आज आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। तो चलिए देखो, आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमारा है, वायरस किस रसायन के बने होते हैं। आज हमने आपके लिए सेल साइकिल वाले क्वेश्चन भी डाले हैं, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देखे बिना नहीं जाना है। ठीक है, सेल साइकिल से क्वेश्चन कुछ हमने उसमें डाले हुए हैं। वायरस किस रसायन के बने होते हैं। वायरस जो होते हैं, जो विषाणु होते हैं, वो किस रसायन के बने, किस केमिकल के बने हुए होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन नाम का जो रसायन है उससे मिलकर बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। अब न्यूक्लियो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है वो आपका न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन का मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। अब बात की जाए कि न्यूक्लिक अम्ल कौन सा हो सकता है वायरस में, तो न्यूक्लिक अम्ल जो वायरस में होगा या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। याद रखिए, दोनों साथ में नहीं हो सकते।
के तो डीएनए वायरस में होगा, के तो आरएनए होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। याद रखिए दोनों न्यूक्लिक अम्ल एक साथ नहीं हो सकते हैं। और यदि आपसे पूछा भी जाए कि वायरस में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो आप न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है, तो आप आंसर जब भी बताओ तो यही बताना, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वायरस किस रसायन के बने होते हैं, वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और शाम की जो क्लास है बायोलॉजी की, उसमें हम आपके लिए वायरस ही टॉपिक लेकर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से आपको समझाने वाले, वायरस क्या होते हैं, कैसे बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, पूरा डिटेल से आज हम आपको कराने वाले। आज की शाम की जो क्लास होगी वो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो उसे देखना बिल्कुल भी न भूलें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वायरस किस रसायन के बने होते हैं, तो वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, यानी न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जंतुओं में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जंतुओं में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। जो सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है वो आपकी कोलेजन, कोलेजन नाम की प्रोटीन होती है, जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। हमारे शरीर में देखा जाए, यदि बाहर के शरीर का जो भार है उसमें जो भी प्रोटीन है हमारे अंदर, उसका देखा जाए कितने परसेंट कितने भाग है, तो एक तिहाई आपकी यही होती है। एक तिहाई भाग जो प्रोटीन का है वो आपका कोलेजन नाम की प्रोटीन का होता है। अब कहाँ पर पाई जाती है कोलेजन प्रोटीन, तो कोलेजन प्रोटीन जो कौन सा भाग बनाने में सहायक है, तो ये नेत्रों की कॉर्निया में पाई जाती है, अस्थियों में यानी बोन्स में, उपास्थियों में, और उसी के साथ साथ जो त्वचा होती है उसकी चर्म जो हमारी है त्वचा होती है उसमें पाई जाती है। ठीक है, और और भी बाकी की चीज जगह पर पाई जाती है। साथ में क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जंतुओं में क्या कोलेजन प्रोटीन है केवल जंतुओं में होती है कि पादपों में भी होती है, तो याद कर ले कोलेजन नाम की जो ये प्रोटीन है ये पादपों में नहीं पाई जाती है। कोलेजन नाम की जो ये प्रोटीन है वो पादपों में नहीं पाई जाती है, केवल ये जंतुओं में पाई जाती है। और कितना भाग है, कम सबसे ज्यादा है, और कितनी है, लगभग एक तिहाई। एक तिहाई जो प्रोटीन होती है हमारे शरीर में वो कोलेजन नाम की प्रोटीन होती है, जो नेत्रों की कॉर्निया, अस्थियों, उपास्थियों और त्वचा की चर्म को बनाने में सहायक होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोटबुक पे नोट डाउन जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधों में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, पौधों में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो देखो पौधों में सबसे अधिक प्रोटीन की बात की जाए तो रोबस्को नाम की प्रोटीन होती है, RUVISCO, आपको यही ऑप्शन में ज्यादातर मिलेगा। पौधों में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो रोबस्को नाम की प्रोटीन पाई जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी नोटबुक पे नोट डाउन करना, हम लिखे देते हैं यहाँ पर, बोलते जा रहे हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है रोबस्को की, वो रिबुलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज। हम एक बार फिर दोबारा से बोल रहे हैं, रुबुलोज बाईफास्फेट वाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज, ओ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीनेज। ठीक है, तो पौधों में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, आपसे पूछा जाए तो रोबस्को नाम की प्रोटीन जो होती है वो पौधों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और यदि कोलेजन की बात कर ली जाए तो वो जंतुओं में सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आशा करती हूँ कि आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे भी लगेंगे, और आज की वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए जिससे आपकी लाइव क्लास है वो बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। आगे जो आने वाला मंथ है उसमें आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए, इतना सपोर्ट कर दो जो आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए और आपको उसमें पढ़ने में अच्छा भी लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोनोजाइट और रूटाइल किसके अयस्क के, मोनोजाइट और रूटाइल किसके अयस्क के। केमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो मोनोजाइट जो होता है वो आपका थोरियम का अयस्क है, किसका अयस्क होता है, थोरियम नाम का जो तत्व होता है उसका अयस्क होता है। बात की जाए कि रूटाइल किसका अयस्क है, तो रूटाइल जो होता है वो आपका टाइटेनियम, टाइटेनियम एक तत्व होता है जिसका प्रयोग नाव बनाने में भी किया जाता है। धातु दोनों देखो धातु है ये, जिसके पीछे यम लगा हो वो आप समझ लेना ये धातु तत्व है। कैसे तत्व है, धातु। यहाँ पर भी देखो यम लगा है और टाइटेनियम में भी यम लगा है, तो जिसके पीछे यम शब्द लगा हो वो ज्यादातर धातुएं होती है। ठीक है, और बात की जाए जिसके पीछे ना शब्द लगा हो
जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, वो ज्यादातर अधातुएं होती हैं। क्या होती है? अधातुएं होती हैं। ठीक है। और तो यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या था हमारा कि मोनेजाइट और रूटाइल किसके अयस्क? तो मोनोजाइट जो होता है वो थोरियम का अयस्क होता है, और टाइटेनियम जो रूटाइल है वो टाइटेनियम का अयस्क होता है, जो इसका प्रयोग नाव बनाने में भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और पैरामेडिकल सीपी नेट जो आपका है इसमें ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बीएचयू जीएसवीएम कानपुर, इसमें ये क्वेश्चन आता भी है कि 14 कैरेट के सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितना है, कितने परसेंटेज उसमें सोना है। ये 14 कैरेट आपको सोना दिया जाए तो उसमें कितने परसेंट सोना होगा। तो देखो कैरेट क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं। तो कैरेट का मतलब होता है सोने की जो शुद्धता होती है वो कैरेट में मापी जाती है। सोने की जो शुद्धता होती है वो आपकी किस में मापी जाती है? कैरेट में मापी जाती है। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट होता है। कितना होता है? 24 कैरेट। अब आपको कैसे निकालोगे? यदि आप इसका सही से आज निकाल लोगे, देख लोगे सही से, तो आगे चाहे आपसे 18 कैरेट का पूछा जाए, चाहे 15 कैरेट का पूछा जाए, आप कितना भी पूछा जाए आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि 14 कैरेट में शुद्ध सोना कितना होगा। तो देखो 14 कैरेट को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 14/24, क्योंकि शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट होता है, और आपको प्रतिशत निकालनी है तो गुणे आपको 100 करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? मल्टीप्लाई आपको 100 का करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि 24 का जब हम भाग लगाएंगे 14 में, तो ये हमारा निकल के आएगा 0, हम आप भाग लगा के देख लेना, 0.58333। इस प्रकार से 3 आते रहेंगे आगे, और आपको गुणा किसका करना? 100 का। मेरे पास 100 बचे हुए ही, जब हम 100 का गुणा इस संख्या में करेंगे, इस बची हुई जो 0.5833 में, तो ये हमारा लगभग निकल के आएगा आपका 58.33 ये आपका निकल के आएगा। लेकिन इसे लगभग में आपको ऑप्शन में या तो यही मिलेगा, नहीं तो आपको ऑप्शन में 60% मिलेगा। कितना मिलेगा? लगभग में 60% मिलेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि 14 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है। तो आपका 58.33 या लगभग में 60% होता है। कितना होता है? 60%। तो कैसे निकालोगे? जो आपको दिया हो, जिसका पूछा वो ऊपर रख लेना, और 24 कैरेट को नीचे गुणा 100, और आप निकाल के आपका प्रतिशत वो निकल के आ जाएगा। यदि यही आपसे पूछा जाए कि 18 कैरेट में, आपको बताना होगा, क्वेश्चन एक क्वेश्चन है आपका यही कि 18 कैरेट में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना होगा 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितने परसेंट होता है। ये आपका आंसर है। आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में आज। ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तारत्व को देखो इंग्लिश में पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कभी कभार इंग्लिश में पूछ लिया जाता है ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है, तो आप याद कर ले तारत्व को इंग्लिश में पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिच। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि तारत्व होता क्या है। तारत्व होता क्या है, क्योंकि तारत्व जब आपको पता होगा तभी आप बता सकते हो आगे की चीजें। तो तारत्व का मतलब होता है मोटी और पतली ध्वनि का विभेद करना। मोटी और पतली ध्वनि में विभेद करना यानी कि अंतर करना। मोटी और जो पतली ध्वनि होती है उसमें क्या करना? विभेद करना, अंतर करना, यानी डिफरेंस करना। ये होता है तारत्व। क्या होता है? तारत्व। अब बात करते हैं तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारत्व होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा? आवृत्ति। आवृत्ति पर यह निर्भर करता है। ध्वनि का जो तारत्व होता है वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि यदि आवृत्ति अधिक है, यदि आवृत्ति अधिक है तो तारत्व कैसा होगा। यदि ध्वनि के आवृत्ति यदि अधिक है तो ध्वनि का तारत्व होगा वो कैसा होगा। तो याद कर ले, यदि आवृत्ति अधिक है आपकी, आवृत्ति यदि आपकी अधिक है तो ध्वनि का जो तारत्व होगा वो आपका अधिक होगा। ध्वनि का जो तारत्व होगा वो आपका कैसा होगा? अधिक होगा। यदि आवृत्ति ज्यादा है तो तारत्व ज्यादा होगा। यदि आवृत्ति कम है तो ध्वनि का जो तारत्व होगा वो भी आपका कम ही होगा। ठीक है। एक बार हम दोबारा से फिर बोल रहे, यदि ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा यानी आवृत्ति यदि ज्यादा है
तो ध्वनि का तारत्व ज्यादा होगा, ध्वनि का जो तारत्व होगा वो ज्यादा होगा। यदि ध्वनि आवृत्ति कम है तो जो तारत्व होगा वो कम होगा। ठीक है, ज्यादा है तो ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो पुरुष होते हैं उनकी आवाज मोटी होती है, पुरुष जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं उनकी आवाज जो होती है वो मोटी होती है। जिसकी आवाज मोटी होगी तो उसका जो तारत्व होगा वो कैसा होगा यदि आपसे पूछा जाए तो। और ये जो स्त्री होती है उनका जो स्त्री होती है उनकी आवाज कैसी होती है, पतली होती है। जो स्त्री होती है उनकी आवाज कैसी होती है, पतली होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि अब इनमें से किसका तारत्व अधिक होगा, किसका तारत्व अधिक होगा और किसका कम होगा, यदि आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बताओगे। तो देखो तारत्व के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि किसकी आवाज मोटी है किसकी ज्यादा है। तो पुरुषों की जो ध्वनि का तारत्व है वो स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है। जिसकी आवाज मोटी होगी उसका तारत्व कम होगा, जिसकी आवाज मोटी होगी उसका तारत्व जो होगा वो कम होगा, और जिसकी आवाज पतली होगी उसका तारत्व जो होगा वो बहुत अधिक होगा। कैसा होगा, अधिक होता है। तो इसमें पुरुष और स्त्री की जब बात कर रही है, यदि आपसे पूछा जाए कि पुरुषों का तारत्व कैसा होगा, तो पुरुषों की आवाज जो मोटी होती है, मोटी होगी तो तारत्व कम होगा, तारत्व यदि कम है तो आवृत्ति कम होगी। ठीक है, और स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियों की आवाज जो होती है वो पतली होती है तो तारत्व कैसा होगा, अधिक होगा। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है आपसे कि शेर की दहाड़, शेर की दाढ़ और मच्छर की भिनभिनाहट में किसका तारत्व अधिक है। आपको यहीं पर हम बता देते हैं, शेर की दहाड़, शेर की दाढ़ और मच्छर की भिनभिनाहट में किसका तारत्व अधिक है। ठीक है, शेर की दाढ़ और मच्छर की भिनभिनाहट में किसका तारत्व, जो शेर की दाढ़ होगी जो आवाज होगी वो मोटी होगी, और जो मच्छर होती है उनकी भिनभिनाहट बहुत पतली होती है। तो जो मच्छर की भिनभिनाहट है उसका तारत्व बहुत ज्यादा होगा। मच्छर का जो तारत्व, मच्छर की जो भिनभिनाहट है उसका तारत्व कैसा होगा, ज्यादा होगा, जबकि शेर का जो तारत्व होगा वो कम होगा, क्योंकि इसकी आवाज जो होती है वो मोटी है, इसकी आवाज कैसी है, पतली है। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो हमने आपको सभी बताए हुए। यदि आपके ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिका चक्र का लगभग 95% समय किस अवस्था में लगता है। कोशिका चक्र, ये सेल साइकिल से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका चक्र का लगभग 95% समय किस अवस्था में लगता है। तो हमने आपको बताया हुआ था कि 95% जो समय होता है वो इंटरफेज में लगता है। किस में लगता है, इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था। इंटरफेज जो होता है, जो अंतरावस्था है, उसमें 95% समय आपका लगता है। शेष 5% जो समय होता है वो आपका एम फेज में लगता है, माइटोटिक फेज जिसे कह सकते हैं आप, एम फेज में लगता है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि कोशिका चक्र का लगभग 95% समय किस अवस्था में लगता है, तो वो इंटरफेस में लगता है, अंतरावस्था में लगता है। और 5% की बात की जाए तो एम फेस में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र में उपस्थित सेंट्रोमियर विभाजित होता है। समसूत्री यानी कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस की किस अवस्था में गुणसूत्र की उपस्थिति, गुणसूत्र में उपस्थित सेंट्रोमियर विभाजित होता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो आपका एनाफेज। क्या है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, तो आप किस पर टिक करोगे, एनाफेज। जो एनाफेज होता है जिसे हम पश्चावस्था कहते हैं हिंदी में, एनाफेज जिसे हम हिंदी में पश्चावस्था कहते हैं, क्या कहते हैं, पश्चावस्था हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है एनाफेज। तो समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र पर उपस्थित सेंट्रोमियर विभाजित होते हैं, यानी गुणसूत्र बिंदु विभाजित होता है, तो वो आपका एनाफेज में होता है। न समझ में आए तो आप क्लास देखिए, तो आपको वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से फिगर से हमने समझाया हुआ है कैसे विभाजित होती है, कैसे बनती है कोशिका, वहां पर अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एनाफेज। क्या होगा, एनाफेज। एनाफेज जो होती है समसूत्री विभाजन की, जो एनाफेज अवस्था होती है उसमें सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका में 128 कोशिकाएं बनने में कितने समसूत्री विभाजन होंगे। एक कोशिका से 128 कोशिकाएं बनने में कितने समसूत्री विभाजन होंगे। तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है, तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती, दो कोशिकाएं बनती हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है
कि 128 कोशिकाएं बनने हैं। कितनी कोशिकाएं बनने? 128। तो कितने समसूत्री विभाजन होंगे? कितने समसूत्री विभाजन होंगे? तो यहाँ पर 128 में हम 2 का भाग यदि लगा दें, क्योंकि मुझे उसका कोशिका निकालनी, तो 2 का भाग हम इसमें लगाएंगे तो 64 निकल के आएंगी। जब हम 64 यानी 64 का विभाजन 2 यानी 64 दूनी कितने होंगे? 128। तो लगभग मुझे 64 बार विभाजन करना पड़ेगा। कितने बार? एक कोशिका का 64 बार विभाजन करना पड़ेगा। एक कोशिका से क्योंकि 2 कोशिकाएं बनेगी तो 64 दूनी होते 128। तो 64 बार विभाजन जब करेंगे समसूत्री विभाजन तो 128 कोशिकाएं बन के तैयार हो जाएंगी। तो मेन पॉइंट आपको याद करना है कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। अब किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप कर सकते हो। यही आपसे पूछा जाता कि एक कोशिका में हम 64 बार समसूत्री विभाजन करते हैं तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी? तो 64 दूनी कितने हो जाती है? 128। 128 कोशिकाएं बनती। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अर्धसूत्री विभाजन, यही बात कर ली जाती। यदि आपसे अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उसमें क्या होता है? एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती? 4। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है, जबकि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन का भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब हम आपको करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था सबसे कम समय की होती है? जो सेल साइकिल है उसकी ऐसी कौन सी अवस्था है जो सबसे कम समय की होती है? तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका एम फेस होगा। क्या होगा? एम फेस। एम फेस क्यों होगा? क्योंकि इसमें सबसे कम समय लगता है, लगभग 5% समय लगता है। शेष बचा हुआ जो 95% समय है वो आपका अंतरावस्था में लग जाता है। तो सबसे कम समय जो आपका लगता है वो एम फेस में लगता है, लगभग ही 5% ओनली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एम फेस होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। अब बात करते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला आपका होता है वो क्या होता है? देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और इंटू 1/2 यानी 1/2 H2O। देखो ऑफ लगा है तो ऑफ मतलब कि 1/2, 1/2 यदि इसमें लगा है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। और यदि 1/2 को हटा दिया जाए, हाफ को इसको हटा दिया जाए, हाफ H2O, हाफ यहाँ से हटा दिया जाए तो ये आपका जिप्सम होता है। फिर क्या होता है? जिप्सम। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो CaSO4 और H2O केवल होता है, और 1/2 या तो उसमें लगा है तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर ले, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि जिप्सम और प्लास्टर पेरिस का फॉर्मूला निम्न में कौन सा है। तो ये आपका जो ऊपर लिखा हुआ है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, और जिप्सम का यदि 1/2 हटा दिया जाए यहाँ से तो ये आपका जिप्सम का बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। सबसे अच्छा, सबसे राइट आंसर देखिए कौन देता है, और जो इन क्वेश्चनों का आंसर सभी का देगा, जो भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हुए उनका नेक्स्ट क्लास में नेम जरूर लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में उनका नाम लेकर आएंगे जो भी सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर देगा आज के क्वेश्चनों का। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन शायद यहीं पर फिनिश होते हैं। हमने आपको कई क्वेश्चन कराए, लगभग 12-13 क्वेश्चन आपको वन लाइनर, उसके देखो क्वेश्चन भले उन संख्या कम हो, 12-13-14-15 क्वेश्चन लगभग हम आपको कराते रोजाना, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा में 2-3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के मिलते हैं। कहीं 2 क्वेश्चन हम आपको बता देते, कहीं 3 बता देते, कहीं 4 क्वेश्चन तक बता देते। तो ये इससे ये फायदा है कि आपके कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और बाकी के क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं।
और आगे यही कोशिश हमारी रहेगी कि आपके लिए और भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाए जाएं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो सभी लोग। और क्लास को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें, जिससे हमें बहुत अच्छा पसंद आए तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी की में। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।